हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट फिनोमिना देखी और साथ में ये भी देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कंप्लीट रेगुलेशन हार्मोनल बेस्ड रहता है। कौन कौन से हार्मोन किस किस तरीके का रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। तो सबसे पहले मतलब देखें कि oogenesis का मतलब क्या होता है। oogenesis क्या है? एक प्रोसेस है, the process of formation of mature female gamete is called oogenesis। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डिफाइन। ओवरऑल एक ऐसे फिनोमिना जहाँ पे हमें मेच्योर फीमेल गैमेट का क्या करना होता है, फॉर्मेशन करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की फिनोमिना बॉयज़ के अंदर या फिर मेल के अंदर प्यूबर्टी एज के अंदर आके स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे oogenesis की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी एज में ना होके जो फीमेल एम्ब्रियो है यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर मदर की वोम में, यूट्रस में अगर फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है तो उस डेवलपिंग फीटस में ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, वो ये कि जो oogenesis है स्टार्ट कब होती है? तो स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में ऑफ फीमेल। और कब स्टॉप होती है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की फिनोमिना तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है एट द स्टेज ऑफ 45 to approximately 50 years। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्टॉपेज भी है और इसकी स्टार्टिंग भी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कब होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखने को मिलती है और स्टॉपेज कब आता है? लगभग 45 to 50 ईयर्स के अंदर हमें इसका स्टॉपेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें तो जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis प्रोसेस ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। और वो तीनों स्टेजेस कौन कौन सी है? यानी कि oogenesis की जो फिनोमिना है वो भी कितने में डिवाइड होती है? oogenesis प्रोसेस ऑल्सो कैन बी divided into 3 stages। ठीक है, अब ये तीनों स्टेजेस कौन कौन सी है? पहली जो स्टेज है वो कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी देखने को मिली थी, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। सेकंड जो फेज रहती है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, यानी कि फर्स्ट फेज कौन सी थी? सेकंड फेज कौन सी है? ग्रोथ। और थर्ड फेज की बात करें तो वो कौन सी है? मैचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम तीनों की तीनों फेजेस पढ़ने वाले हैं जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ी थी। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फेज है यहाँ पे वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो भाई
मल्टीप्लिकेशन फेज जो होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, ये कब स्टार्ट हो जाएगी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो ये स्टेज होती है वो कौन सी सेल्स में स्टार्ट होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती है, यानी कि गैमीट मदर सेल, oogonia भी वर्ड यूज कर सकते हो इनको आप, ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनियाज थी, ठीक है। तो जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती है ओवरी की, ये यहाँ पे oogenesis में पार्टिसिपेट करती है, और इन सेल्स को, जर्मिनल एपिथेलियल की जो सेल्स होती है, इनको प्रीमोर्डल जर्म सेल या गोनोसाइट या फिर oogonia के नाम से हम इनको जानते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ होगी, तो दी जर्मिनल epithelium, cells of ovary which takes part in oogenesis, क्या बोलते हैं उसको, और called primordial germ cells, यानी कि इनको PGC सेल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो होती है डिप्लॉयड होती है, और इनमें क्रोमोसोम का नंबर देखा जाए तो 44 प्लस XX हमें देखने को मिलता है। 44 तो सोमेटिक होंगे, और फीमेल है तो XX यहाँ पे प्रेजेंस रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज बेसिकली कब स्टार्ट हो जाती है, तो आंसर आता है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। दैट इज़ अ सेकेंड पॉइंट कि मल्टीप्लिकेशन स्टेज जो है वो कब होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज के अंदर क्या होता है, प्री मॉडल जर्म सेल्स होती हैं, जिनको हम गैमेट मदर सेल्स भी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या करती है, रिपीटेडली डिवीजन करती है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, प्री मॉडल जर्म सेल यानी कि PGS सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये सेल्स क्या करती हैं, कंटिन्यूसली डिवीजन करती हैं, रिपीटेड, कौन सा डिवीजन करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, ठीक है। और अपने नंबर ऑफ कॉपीज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो आप यूँ समझ लो कि ये रिपीटेडली माइटोसिस परफॉर्म करके और प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड oogonia को, ठीक है। तो इससे क्या बनती है, लार्ज नंबर ऑफ oogonia, ठीक है। और ये oogonia जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, 2n होते हैं। तो ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो प्री मॉडल सेल्स को आप यहाँ पे एज ए गैमीट मदर सेल्स भी याद कर सकते हो। डिवीज़न कौन सा करती है, माइटोटिक डिवीज़न करती है, और माइटोटिक डिवीज़न इनकी माइटोसिस करके लार्ज नंबर में क्या प्रोड्यूस करती है, oogonia, ठीक है। और ये oogonia जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इन ईच फीटल ओवरी, यानी कि oogonia जो होते हैं वो फॉर्म्ड इन ईच फीटल, यानी कि जो छोटा फीटस है मदर की वोम में, उसकी ओवरी के अंदर oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। तो oogonia का जो फॉर्मेशन है वो बर्थ से पहले पहले ही होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नो मोर
oogonia are formed after birth. ठीक है, बर्थ के बाद ये उगोनिया नहीं बनती, यानी कि बर्थ से पहले पहले उगोनिया का प्रोडक्शन मदर की वोम में ही हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो फेज है वो कंप्लीट होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फीमेल मोस्ट ऑफ हायर एनिमल्स के अंदर। तो जो मल्टीप्लिकेशन स्टेज स्टार्ट भी कहाँ हुई है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और ख़त्म भी कहाँ हो जाएगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस प्रोसेस completes in embryonic या embryo stage of female in most of higher animals। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज जो है वो बर्थ से पहले पहले ही कंप्लीट हो जाती है और दोनों ओवरीज के अंदर बहुत सारी उगोनिया फॉर्म हो जाती है और ये उगोनिया एक ग्रुप में रहती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी उगोनिया है तो आपस में, या जो उगोनिया जो फॉर्म होती है वो ग्रुप में होती है, यानी कि दीज उगोनिया फॉर्म्स ग्रुप, और उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक बहुत ज़्यादा नंबर में हमें उगोनिया का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। आफ्टर बर्थ उगोनिया नहीं बनती है। अगर ह्यूमन की बात करें तो इन ईच ओवरी कंटेन 2 मिलियन उगोनिया। तो अगर टोटल पूछा जाए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो यानी बर्थ से पहले पहले ओवरी में कितनी उगोनिया बनती है, तो 4 मिलियन उगोनिया बनती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, आउट ऑफ विच ओनली 400 जो उगोनिया है वो यूटिलाइज होती है oogenesis में, बाकी की सारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद करना है, वो ये कि इन ह्यूमन ईच ओवरी contain 2 millions oogonia। तो टोटल कितनी होती है, 4 मिलियंस होती हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनमें से कितनी, आउट ऑफ विच ओनली 400 oogonia जो है वो यूटिलाइज होती है, बाकी की सारी क्या हो जाएंगी, यूटिलाइज्ड इन oogenesis, और बाकी की क्या हो जाती हैं, रिमेनिंग गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बाकी के जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ हुई है, मल्टीप्लिकेशन फेज जो है वो हमें देखने को मिलती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहीं कंप्लीट हो जाती हैं और काफ़ी सारी उगोनिया का जो प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है इन यूट्राइन लाइफ के अंदर। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन जो है वो उगोनिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है स्टार्टिंग में। तो पहले तो इनका नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो 2 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली रहती है, लेकिन आप यूँ भी देख सकते हो कि जो 25th वीक का जो एम्ब्रियो होता है, फीमेल एम्ब्रियो, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 7 मिलियन तक भी हम नंबर देखने को मिलता है। मिनिमम तो 4 मिलियन होंगे ही होंगे, मैक्सिमम हमें
7 मिलियन ऊगोनिया की प्रेजेंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है इस फिनोमिना का, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन फेज के टाइम पे जो ऊगोनिया है, यानी कि ये क्या होते हैं 2n होती है, क्रोमोसोम इनके पास भी 44 प्लस XX है, ठीक है। और ये ऊगोनिया की जो प्रेजेंस है वो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज के कौन से वीक में, 25th वीक की बात कर रहे हैं। अब उस छोटे फिटस का भी बर्थ भी नहीं हुआ, फीमेल फिटस, वीक ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ, यूट्रस के अंदर की लाइफ की बात चल रही है। तो मिनिमम तो 4 और मैक्सिमम हमें कितने मिलियन ऊगोनियाज की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब आगे की, ये तो थी फर्स्ट फेज, अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड फेज, ठीक है। और सेकंड फेज हमारी कौन सी रहती है, ग्रोथ फेज, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में हमारे सामने क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो हम देखें। तो ग्रोथ फेज जो है वो काफ़ी लॉन्गेस्ट फेज है और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेज है, क्योंकि ये जो ग्रोथ फेज है ये स्टार्ट तो कहाँ से हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट प्यूबर्टी में जाके होता है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रोथ फेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज है oogenesis का, लॉन्गेस्ट फेज इन oogenesis, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ठीक है। इन ओविपेरस एनिमल स्पेसिफिक बात करूँ तो इन मैं मेंशन भी कर देती हूँ, इन ओविपेरस एनिमल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इस फेज में, ग्रोथ फेज में जो ऊगोनिया बनती है इन ऊगोनिया के साइज में इंक्रीमेंट होता है, और ये अपने साइज में इंक्रीमेंट होके इनको हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लॉन्गेस्ट फेज है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेज है, क्योंकि ये एक साथ कंप्लीट नहीं होता, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेज है, क्योंकि ये फेज जो है स्टार्ट तो होता है एट बर्थ पे और कंटिन्यू करता है टिल प्यूबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग तो हमें कहाँ देखने को मिलती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट जो फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है प्यूबर्टी एज के टाइम पे, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना रहती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो बन जाती है, लेकिन उसके अंदर मियोसिस भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप यूँ समझ लो ग्रोथ फेज जो है वो भी कहाँ कंप्लीट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये भी किस में होगी, कम एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमें ग्रोथ फेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ देखा जो ये ऊगोनियाज है, ठीक है, ये ऊगोनिया अगर हम देखें किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर आप देखोगे कि काफ़ी सारी सेल्स पहले अपने नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करती हैं। ये 2n इन्होंने माइटोसिस किया और यहाँ पे 2n, यहाँ पे भी 2n, ठीक है। और फिर इन्होंने फिर से आगे माइटोसिस किया तो फिर 2n इधर कंटिन्यूसली माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फेज मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये जो फेज है वो किसी है, मल्टीप्लिकेशन, जस्ट एक रिकॉलिंग के लिए है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये जो बन रही है इनको हम क्या बोलते हैं, ऊगोनिया बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ बन रही है, ये मैक्सिमम 7 मिलियन ऊगोनियाज बनती है, किसके अंदर, इंट्रा यूट्रेलाइन लाइफ के अंदर, फिटस के अंदर ही चल रही है ये। अब देखते हो कि इनमें जब ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, तो आप देखो कि इनमें से एक को हम लेके चलें तो कोई एक अपने साइज के अंदर क्या हो जाती है,
इंक्रीज हो गई, इसने अपना साइज क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। तो ये यहाँ पे फेज कौन सी चल रही है, ग्रोथ फेज चल रही है। तो ग्रोथ फेज का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो देखने को मिलता है वो क्या होता है कि ग्रोथ फेज के अंदर साइज जो है इन दिस प्रोसेस oogonia ग्रो इन साइज। तो oogonia जो होती है वो ग्रो करती है इन साइज में, ग्रो करती है, ठीक है। और अपनी साइज में जब ये ग्रोथ कर लेती है, और ये कहाँ हो रहा है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। और अब जो ये लार्ज साइज oogonia है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी oocytes के नाम से इनको हम जानते हैं। क्लियर हो गया, ये क्या बन गया हमारे पास, प्राइमरी oocyte। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, उसके अंदर oogonia जो है काफी सारा न्यूट्रिशन कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके वो क्या करती है, ग्रो करती है। तो यहाँ पे जो oogonia का जो साइज में इंक्रीमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, ये कलेक्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करके अपनी साइज में इंक्रीमेंट करके और किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर नंबर ऑफ oocyte की बात करें, कितने नंबर में हमें देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि काफ़ी सारा नंबर हमें यहाँ पे प्राइमरी oocyte का देखने को मिलता है। क्योंकि नंबर वाइज बात करें हम यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली इन ईच ओवरी, प्यूबर्टी एज तक आते आते इन प्राइमरी oocyte का जो नंबर रहता है वो लगभग एक ओवरी में 100 to 80 प्राइमरी oocyte जो है हमें देखने को मिलती है इन प्यूबर्टी एज। तो एट puberty each ovary contains 60 100 to 80 प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो इतनी ही जो oocytes है 60,000 से लेके 80,000 oocyte ही प्यूबर्टी एज के टाइम पे ओवरी में प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 7 मिलियन oogonia थी और उनके अंदर सिर्फ इतनी सी ही oocyte रहती है। तो बाकी की कहाँ गई, तो बाकी की जो oocytes होते हैं वो धीरे धीरे एज के साथ क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिमेनिंग oocytes are degenerated during the age of birth to puberty। ठीक है, तो ड्यूरिंग ग्रोथ फेज जो प्राइमरी oocyte है वो आगे एंटर कर जाएगी मैचुरेशन फेज के अंदर। देखो टोटल तो बहुत सारी प्राइमरी oocyte बनती है, लेकिन इनमें से एक प्राइमरी oocyte आगे एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही किसमें एंटर करती है, मैचुरेशन फेज में। कोई एक, सारे नहीं करेंगी एक साथ। ठीक है, तो अब जो प्राइमरी oocytes बनती हैं, काफ़ी सारी प्राइमरी oocyte बनती हैं, इनमें से एक प्राइमरी oocyte जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही वो किस में एंटर कर जाएगी, मियोसिस यानी कि मैचुरेशन फेज में। और यहाँ पे जो मैचुरेशन फेज है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फेज रहेगा, क्योंकि आप देखोगे कि मैचुरेशन फेज जो है वो स्टार्ट तो कहाँ होता है, फर्स्ट प्राइमरी oocyte की अगर बात करें तो सबसे एक ही पहली जो प्राइमरी oocyte है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte मैचुरेशन में एंटर करती है, बाकी की प्राइमरी oocyte जो है वो एज इट इज मेंटेन रहती है। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि जो प्राइमरी oocyte है कोई इनमें से एक, वो मैचुरेशन फेज के अंदर भी एंट्री कर जाती है। तो हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो ग्रोथ फेज है, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ओविपेरस एनिमल से, इन ओविपेरस एनिमल के अंदर लॉन्गेस्ट फेज हम कौन सी कंसीडर करते हैं, ग्रोथ फेज कंसीडर करते हैं। लेकिन एनिमल ऑफ विविपेरस की बात करें तो वहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट फेज ग्रोथ नहीं मिलती। ह्यूमन के अंदर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम सारी कहानी ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि जो ओविपेरस होते हैं उनके अंदर तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो रहती है वो ग्रोथ फेज रहती है, लेकिन ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट फेज जो है वो ग्रोथ फेज नहीं होती बल्कि मैचुरेशन फेज रहती है। ठीक है, तो मैचुरेशन फेज के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, इस फेज के अंदर मैचुरेशन फेज, अब हम स्टार्ट करते हैं मैचुरेशन फेज। ठीक है, थर्ड फेज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और वो है मैचुरेशन। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, तो मैचुरेशन फेज जो होती है लॉन्गेस्ट फेज होती है इन ह्यूमन, तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन ह्यूमन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मली तो ग्रोथ फेज को ही हम सबसे लॉन्गेस्ट मानते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है, मैचुरेशन फेज होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे, वो तो बात थी ग्रोथ फेज की तो ओविपेरस की रिस्पेक्ट में, लेकिन ह्यूमन की रिस्पेक्ट में हम अगर देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैचुरेशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअसली चलती है, प्यूबर्टी एज में आके वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज ह्यूमन की पूछी जाए तो आंसर आएगा हमारा मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो अब क्या होता है इस फेज में, मैं अगर आपको बताऊं तो इस फेज में अभी हमने क्या किया, जो प्री मॉडल सेल्स थे उन्होंने उगोनिया बना दिया, उगोनिया में से कोई एक उगोनिया आगे डेवलप हो चुकी है, ग्रोथ कर चुकी है, उसको हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। दैट इज अ कंप्लीट फिनोमिना ऑफ ग्रोथ, जो कि टोटली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही कंप्लीट हो रही है। अब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो फीटस अभी मदर की वुम में है, फीमेल फीटस, अब उसके अंदर उसकी ओवरी में एक बिल्कुल छोटी सी ओवरी है, देखो उसके अंदर भी मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो चुकी है। तो मैचुरेशन फेज के दौरान आप क्या देखते हो कि जो इनिशियली जो स्टेप हमें देखने को मिलता है, तो वो जो फीमेल जो प्राइमरी oocyte होता है फीमेल के अंदर, तो वो आगे एंटर कर जाता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। ठीक है, तो ऊगोनिया जो है फीटस के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि बाय द टाइम ऑफ फीटस इन 25th वीक ओल्ड ऑल ऊगोनिया दैट सी विल एवर प्रोड्यूस, जितने भी है उसने प्रोड्यूस कर ली माइटोसिस करके, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte के अंदर। दीज डिप्लॉयड सेल्स डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte, सारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ये प्राइमरी oocyte है, इनके अंदर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, मैचुरेशन फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो प्राइमरी oocyte है वो अब किसके अंदर एंटर करता है, प्राइमरी oocyte, जिसके अंदर अगर हम क्रोमोसोम देखें 2n है, डिप्लॉयड है, तो अभी भी इसके पास क्रोमोसोम 46 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो किस में एंटर करती है, मियोसिस में। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट जो है यानी कि फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है, ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मियोसिस फर्स्ट जो है वो स्टार्ट तो कब होता है,
एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और फिर अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे कि जो मियोसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट, बट अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा इन किसमें, प्रोफेज। ठीक है, और प्रोफेज की भी कौन सी स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मियोसिस स्टार्ट तो कहाँ हुआ है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फिनोमिना चल रही है ये किस में चल रही है, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज में क्या आ चुकी है, एंटर तो कर चुकी है और डिप्लोटिन स्टेज तक भी आ चुकी है, लेकिन अभी वो प्रोफेज से मेटाफेज में नहीं गई। ठीक है, तो अभी वो डिवाइड नहीं हो गई। तो प्राइमरी oocyte प्रोफेज में आके क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हो, जो यहाँ पे इस प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से कुछ जो है फॉलिकल्स कवर करती हैं। पहले प्री मॉडल फॉलिकल्स, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी फॉलिकल, और फिर मैचुरेशन फॉलिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट जो है ये फिनोमिना आगे हमें प्यूबर्टी एज तक हमें देखने को मिलती है। ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आप देखोगे एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो डिवीजन स्टार्ट करके रुक गई है, लेकिन कंप्लीट कब करेगी, कंप्लीट वो तब करेगी जब उसके पास FSH और LH की प्रेजेंस आ जाएगी, यानी कि प्यूबर्टी एज के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है जो प्रोफेज में अटकी हुई है, तो प्राइमरी oocyte इन प्री मॉडल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल, मैचुरेशन फॉलिकल, इस तरीके से वो अपना जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन है वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। लेकिन यहाँ पे फॉलिकल्स की प्रेजेंस अगर आपको याद हो तो वो हमने देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल, जो हम ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं तब ये सारी फॉलिकल्स हमारे माइंड में आती है कि देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने क्या हुआ, जो प्राइमरी oocyte है वो कौन सी स्टेज में आके रुकी हुई है, प्रोफेज में, प्रोफेज में रुक गई। और प्रोफेज के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है वो आगे फॉलिकल से कवर रहती है। और किन किन फॉलिकल से, सबसे पहले हमारे पास प्री मॉर्डियल फॉलिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, फिर हमारे पास आती है टर्सरी, ठीक है, फॉलिकल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इन सारी फॉलिकल्स के अंदर हमें प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही मैचुरेशन फॉलिकल बनता है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव लाइफ आ जाएगी। ठीक है, तो फिर हम एंट्री करते हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि प्यूबर्टी एज में। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है तो टर्सरी जो फॉलिकल है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगी मैच्योरेशन में आ जाएगी ऑफ फॉलिकल। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ओवरी की जो हम स्ट्रक्चर करते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल की प्रेजेंस हमारे सामने आती है। तो आप देखोगे ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी ग्राफियन जो फॉलिकल्स हैं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैचुरेशन फॉलिकल है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि जैसे ही मैचुरेशन फॉलिकल के अंदर एंटर करेगा, यानी कि टर्सरी जो है वो
एंट्री करता है किसके अंदर, मैचुरेशन फॉलिकल के अंदर, तो इसकी एंट्री के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन इन रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, अ completion of first meiotic division। ठीक है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एंट्री करती है टर्सरी फॉलिकल। तो जो ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कैसा होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन बेसिकली अनइक्वल साइटोकाइनेसिस शो करेगा। न्यूक्लियस तो कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल होने से यहाँ पे दो तरह की सेल्स बनती है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, और वो कौन कौन सी सेल्स होती है, एक तो बड़ी सेल्स बनती है यहाँ पे और एक बहुत छोटी सी सेल्स बनेगी। जो बड़ी सेल है उसको अब हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और जो छोटे सेल बनती है वो है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अगर इनकी प्लॉइडी की बात करें तो ध्यान से समझना, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो चुके हैं। पोलर बॉडी में भी क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो कि मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ पे दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन बनता है, यानी कि जो डिप्लॉयड सेल जो है प्राइमरी oocyte वो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और वहाँ पे प्रोफेज डिप्लोटिन में आके अरेस्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के आते ही यहाँ पे जो है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने लग जाएगा, यानी कि डिप्लोटिन कंप्लीट होकर मेटाफेज के अंदर ये एंट्री करती है, फिर एनाफेज और टीलोफेज कंप्लीट होता है। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में दो अनइक्वल सेल बनती है, एक लार्ज जो कि सेकेंडरी oocyte और एक स्मॉल पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पोलर बॉडी होती है वो रिसीव करती है बहुत ही कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म। तो ये छोटी क्यों होती है, इसका पीछे रीजन है कि वो ये कि इट receives very little amount of साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसीलिए क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर अमाउंट में साइटोप्लाज्म नहीं है। तो एज यूजुअल पर्टिकुलर अमाउंट में साइटोप्लाज्म ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्राइमरी जो फॉलिकल है, सॉरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये फिर साइटोप्लाज्म ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाती है। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होती है, अंडरगोज डीजनरेशन में चली जाती है, अंडर गो डी जनरेशन। ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो oogenesis की फिनोमिना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही oogonia बन जाएगी, प्राइमरी oocyte भी बन जाएगी, ग्रोथ भी कर लेगी, लेकिन मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट भी कर लेगी। मैचुरेशन का भी जो स्टार्टिंग फेज है डिप्लोटिन तक आगे रुक जाएगी, फिर ये आगे कंप्लीट करेगी रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी कि प्यूबर्टी एज के अंदर। ठीक है, तो सेकेंडरी जो oocyte है वो आगे प्रोसीड करती है। ठीक है, एज फार एज द मेटाफेज स्टेज जो है यहाँ पे मियोसिस
कंप्लीट करेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मियोसिस फर्स्ट हुआ है बच्चों, अभी सेकंड पूरा का पूरा बाकी पड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हो कि जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करती है, आगे किस में जाएगी, सेकेंडरी oocyte आगे जाती है इन मियोसिस, यानी कि ये आगे परफॉर्म करेगी मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो ये किस में एंटर करेगी, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड यहाँ पे क्या है, सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि सेकेंडरी oocyte जो है, अब यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट आ जाएगा। क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो कर देगी, ठीक है, किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो ये फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो सेकेंडरी oocyte है वो प्रोसीड करती है मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज में आके ये फिर से अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखते हो कि जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज में आके वापस से अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये मेटाफेज में आके अरेस्ट हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मियोसिस सेकेंड का जो कंप्लीशन है वो अभी नहीं होगा, ये मेटाफेज में आके क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी oocyte सेकेंड मियोसिस सेकेंड के अंदर। तो फिर आप देखते हो कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, फिर अभी ये जो सेकेंडरी oocyte है वो किस में है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है, और ग्राफियन फॉलिकल फिर क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, रप्चर्ड ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसके रप्चर्ड होके जो सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड है मेटाफेज में, अब वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी ओवरी से। तो इसका मतलब इसके रप्चर्ड होते क्या होगा, फिर रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, लेकिन कौन सी फेज में बैठा है अभी, वो मेटाफेज में बैठा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम ओवरी। और इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, ओव्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। तो मतलब जो हम आज तक एग चिल्लाते आ रहे हैं कि ओवरी से एग का रिलीज होना, बेसिकली वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, और कौन से फेज में, मेटाफेज में वो क्या होता है, रिलीज होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो ओव्यूलेशन की फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये सिलोमिक फ्लूइड जो या सिलोमिक कैविटी है उसके अंदर ये रिलीज हो जाता है। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज में बैठा है, फिर ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद दो कंडीशन में रहेगा, एक तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे oogenesis कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट एग का फॉर्मेशन करना ही है। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पे ओव्यूलेशन के साथ ही आप क्या देखते हो कि जो सेकेंडरी oocyte है अब वो किस में जाके बैठ जाएगा, वो बैठेगा एम्पुला के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज में बैठा होता है ये आगे फर्दर कब डिवीजन को कंप्लीट करेगा, जब इसके पास स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म की प्रेजेंस होगी। तो आप यहाँ पे देखो, वेयर इज द सेकेंडरी oocyte प्रोसीड करती है एज फार एज दी, कहाँ तक, मेटा फेज स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ क्या हो जाता है, ये ओव्यूलेशन परफॉर्म कर लेगी,
ओव्यूलेशन परफॉर्म करके ये फेलोपियन ट्यूब में आ चुकी है, देन स्टॉप हो जाएगी ये, मतलब स्टॉप तो वैसे ये सेकेंडरी oocyte के अंदर ही मेटाफेज स्टेज क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी होती है। अब आगे की जो फिनोमिना है वो कैसी होती है वो मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे। एडवांसिंग एनी फर्दर, तो इस फेज में ये क्या होती है, रिलीज होती है। अब आगे की फिनोमिना कब होगी, जब इसको क्या मिलेगा, स्पर्म, द अराइवल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यानी कि जैसे ही यहाँ पे स्पर्म की प्रेजेंस एम्पुला में आएगी तो फिर वो क्या करवाएगा, स्पर्म की प्रेजेंस इसके अंदर कंप्लीट करवाएगा, कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों ये। ठीक है, क्या मतलब कि जो सेकेंडरी oocyte प्रोसीड करती है मेटाफेज सेकंड में जाके रुक जाएगी और आगे की एक्टिविटी ये एम्पुला में जाके तब परफॉर्म करेगी जब इसके पास क्या आएगा, स्पर्मेटोजोआ आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि ऐसी कंडीशन में जैसे ही किसकी एंट्री होगी, एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये रीस्टार्ट होगी दी सेल साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा ये रिसाइकलिंग, वो ब्रेकिंग होगा डाउन MPF, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाफेज प्रमोटिंग, नाम से पता चल जाएगा, प्रमोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, एंड टर्निंग ऑन द APC एंड टर्निंग ऑन द APC यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से स्पर्म की एंट्री के साथ ही जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर होते हैं वो यहाँ पे एंट्री ऑफ द स्पर्म रीस्टार्ट द सेल साइकिल ब्रेकिंग डाउन को कर एम जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको ब्रेक कर देंगे और APC का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा जो प्रमोट करेगा एनाफेज को। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, कंप्लीटेशन होगा, कंप्लीट हो जाएगा कौन सी डिवीजन, मियोसिस सेकंड, जब स्पर्म एग के ऊपर मतलब पेनिट्रेट कर रहा होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स द सेकेंडरी जो oocyte है वो किस में, इट मियोसिस सेकंड कन्वर्ट द oocyte इनटू एग। ऑफिशियली बोले तो फर्टिलाइज्ड एग वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है क्योंकि स्पर्म पेनिट्रेट करता करता जब तक वो एग में कन्वर्ट होगा, एग के ऊपर बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, इनकी सेकेंडरी जो oocyte बाहर निकलती है ओवरी से काफ़ी सारी लेयर्स होती है, उनको जैसे जैसे पेनिट्रेट करके वो अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग में। और प्लस इसके पास एक और चीज़ भी बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ठीक है, तो मैं एक इन शॉर्ट अभी तक जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर मे बी नहीं हुआ हो तो हम इसका पहले एक डायग्रामेटिक फॉर्म देखते हैं जो कि आपको अच्छे से क्लियर कर देगा सारी चीज़ें क्या क्या हुआ है। तो आप यहाँ पे देखते हो जो oogenesis की फिनोमिना है उसके अंदर हम लोग पहला जो फेज था वो हमारे पास कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन फेज था सबसे पहले। ठीक है,
और मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ होता है बच्चों? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ये PGC सेल्स हैं, 2N रहती है। डिवीजन कौन सा किया? माइटोसिस। और यहाँ पे क्या बना दी इन्होंने? 2N। बहुत सारी इन्होंने क्या बना दी? ऊगोनिया। ठीक है, और ये ऊगोनिया क्या थी? डिप्लॉइड थी। उसके बाद हमारे पास जो स्टेज हुई वो कौन सी थी? ग्रोथ। और ये भी हमारे पास कहाँ होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कंप्लीट होती है। अब इस स्टेज में आप क्या देखते हो? कोई एक ऊगोनिया न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करती है, कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स, और अपने साइज को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंक्रीज साइज की जो ऊगोनिया बनती है ये भी क्या है? डिप्लॉयड है। लेकिन अब इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ना, वो अलग अलग फॉलिकल से कवर रह के अलग अलग स्टेजेस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। इस तरीके से प्राइमरी oocyte की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। लेकिन अभी चीज जो चल रही है वो कौन से में चल रही है? एम्ब्रियोनिक लाइफ यहाँ पे भी है, और ये तो यहाँ पे भी एम्ब्रियोनिक लाइफ हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास थर्ड स्टेज आती है, और वो कौन सी है? मैच्योरेशन फेज। तो भाई मैच्योरेशन फेज जो है वो स्टार्ट कहाँ हो जाएगी? स्टार्ट तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंप्लीट अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ होगी? रिप्रोडक्टिव लाइफ में। रिप्रोडक्टिव लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हुई। अब इस फेज में क्या होता है कि जो ये प्राइमरी oocyte है वो किस में एंटर कर लेती है? प्राइमरी oocyte किस में एंट्री कर लेगी? यहाँ पे बर्थ के टाइम पे ये कंडीशन होती है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे बर्थ के टाइम मेंशन कर देती हूँ क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज का एंडिंग पोर्शन चल रहा होता है। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे मतलब यूँ समझ लो कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होके वो रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। किस फेज के अंदर? किस फेज में अरेस्ट होगा? तो अरेस्टेड इन प्रोफेज फेज में, बट अरेस्टेड इन प्रोफेज की भी कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन में। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे अब जो फिनोमिना है वो कब पूरी होगी? जब रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी। रिप्रोडक्टिव लाइफ जैसे ही आएगी तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है? यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी। अब कंडीशन कब आएगी? आफ्टर प्यूबर्टी हम लोगों ने क्या किया है? जो आफ्टर प्यूबर्टी जो प्राइमरी oocyte है वो क्या कर देगी? ये हम प्राइमरी oocyte बना देते हैं। ये 2N क्या है? प्राइमरी oocyte है। आफ्टर प्यूबर्टी की बात चल रही है, तो आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte जो है वो कंप्लीट कर देगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, मतलब ऐसे समझ लो, कंप्लीट कर देगी मियोटिक डिवीजन। और यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस बनेगा वो बच्चों कैसा बनेगा? अनइक्वल बनेगा। तो हम यहाँ पे दो तरह की सेल्स बना देते हैं। कौन सी? एक तो लार्ज सेल बन गई हमारी, और एक स्मॉल सेल बन गई। रिडक्शनल डिवीजन होता है, आप सब जानते ही हो यहाँ पे। तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन में आप देखते हो कि एक सेल जो लार्ज सेल होती है उसको तो हम किस नाम से जानेंगे? सेकेंडरी oocyte। और ये क्या बन गया हमारे पास? फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte क्या है वो रिलीज हो जाती है,
और किसमें आगे एंट्री करती है, यानी कि आप यहाँ देखो सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे किसमें एंट्री करती है, मियोसिस सेकेंड में, बट ये भी इसकी तरह क्या हो जाती है, अरेस्टेड हो जाती है। तो अरेस्टेड इन मेटाफेज, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या होती है, इसमें ओव्यूलेशन की फिनोमिना में देखने को मिलती है। सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाती है, ओव्यूलेशन होने के बाद में किसमें पहुंच जाती है, फैलोपियन ट्यूब में। अब इसके बाद में क्या होगा, अब सारी कहानी डिपेंड करती है स्पर्म्स के ऊपर। हम कंडीशन वही मान के चल रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte को क्या मिल चुका है, स्पर्म मिल चुका है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट करती है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड वो क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। और जैसे ये कंप्लीट करेगी तो हमारे पास एक तो बड़ी सा क्या बन जाएगा, एग का फॉर्मेशन होगा जो कि हैप्लोइड होगा, और एक यहाँ पे छोटी क्या बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। और ये कहानी कहाँ चल रही है, फैलोपियन ट्यूब में चल रही है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म। अब अगर स्पर्म नहीं आएगा तब क्या होगा, तो भाई उस ड्यूरेशन में सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एग बोल सकते हो, या फिर आप इसको ओवम बोल सकते हो, या फिर ऊटिड बोल सकते हो। स्पर्म की प्रेजेंस है तो इतने में स्पर्म इसको फर्टिलाइज भी कर देता है, तो आप फर्टिलाइज्ड एग वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो आप देखते हो इस तरीके से यहाँ पे oogenesis की फिनोमिना कंप्लीट होती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद इसीलिए हम मैचुरेशन को ह्यूमन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज मान के चलते हैं कि सबसे बड़ी फेज है। एम्ब्रियोनिक के अंदर स्टार्ट हुई, फिर अरेस्ट हो जाती है और फिर आगे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जो oogenesis की फिनोमिना है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना रहती है। तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है। मैं यहाँ पे वो कंडीशन भी आपके सामने लेके आ रही हूँ कि जब सेकेंडरी oocyte के पास फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं, यानी कि एग की प्रेजेंस है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाती है, और वो किस फेज में बैठी होती है, मेटाफेज में, ठीक है। और इसको रिलीज कर दिया जाता है, और ये कहाँ होती है, इन फैलोपियन ट्यूब में है, इन फैलोपियन ट्यूब। तो अब ऐसे केस में सेकेंडरी oocyte के पास दो कंडीशन होती है, ठीक है। कौन कौन सी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्टिलाइजेशन पे, कि अब यहाँ पे इफ फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि स्पर्म की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। तो अगर इफ फर्टिलाइजेशन यस होता है, मतलब स्पर्म की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा इस सेकेंडरी oocyte के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म क्या होगा, MPF तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, APC का फॉर्मेशन होगा और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, जो कि अभी तक हम लोग डिस्कशन किए, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू penetration of sperm क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन होगा, कौन से, ब्रेकिंग डाउन ऑफ MPF मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, और किसका फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ APC यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके बाद में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा,
ठीक है। आप जानते हो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है तो क्या होगा, एक तो ऊटेड बन जाएगा और एक छोटी सी क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी। तो यहाँ पे एक तो अच्छा दोनों ही क्या है, नंबर ऑफ सेट एज इट इज रहेंगे। इसके पास भी 22 प्लस एक्स रहेगा और इसके पास भी 22 प्लस एक्स रहेगा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओवम या ऊटेड के नाम से जानेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनी है, सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता देन आफ्टर 2 days जो सेकेंडरी oocyte है, oocyte जो कि मेटाफेज में बैठा है, ध्यान रखना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, डीजनरेटेड हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से आप कंप्लीट oogenesis की फिनोमिना देख रहे हो। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसी है लेकिन थोड़ी अलग है। दोबारा से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। इसके अंदर PGC यानी कि प्री मॉडल जर्म सेल्स कंटिन्यूसली माइटोसिस परफॉर्म करती है और बहुत सारी अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें तो 7 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन करती है। वो ग्रो करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ग्रोथ फेज स्टार्ट हो चुकी है। फिर मैचुरेशन फेज भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट होता है। प्राइमरी oocyte किस में एंटर करती है, मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन कंप्लीट नहीं होती वो प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाएगी किसमें, डिप्लोटीन फेज के अंदर। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte कंप्लीट करेगी फर्स्ट मियोसिक डिवीजन, अनइक्वल सेल्स बनेंगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगा तो सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट रिडक्शनल डिवीजन है तो हाफ हो जाएगा। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो स्टार्ट करती है मियोसिस सेकेंड, लेकिन अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज में आके। फिर वो ग्राफिन फॉलिकल से रप्चर्ड हो जाएगी तो ओव्यूलेशन हो जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में एंट्री कर लेगी सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब उसके बाद में अगर इसको स्पर्म मिल जाते हैं तो फिर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, जिससे कि एक एग ओवम ऊटेड और एक सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता देन क्या होगा, तो 2-1 दिन के बाद में ये डीजनरेट होते हैं। तो यहाँ पे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस काफी अलग है। यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर आपको याद है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जबकि यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ooted या ओवा का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस हमारे सामने आता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो जब भी डिवाइड करती है तो इक्वली साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी oocyte जब भी डिवाइड करेगी तो अनइक्वल डिवीजन करती है, जिसमें एक बड़ी और एक छोटी सेल बनती है, डॉटर और एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो मेजर डिफरेंस अगर आपसे देखा जाए क्या क्या, वैसे तो काफी सारे डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन oogenesis and spermatogenesis। वैसे तो आपका ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप बोल सकते हो कि ये टेस्टिस में वो ओवरी में कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट टेस्टिस में ही होके उसकी ग्रोथ फेज, उसका मैचुरेशन फेज, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज सारा टेस्टिस में होता है, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता। मैचुरेशन फेज फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 मेजर डिफरेंस की बात करेंगे। पहला डिफरेंस तो ये है कि वहाँ पे आपने क्या देखा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
साइट है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होके क्या बनाती है, 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, मियोसिस करके, और क्या बनाती है, 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है। लेकिन भाई oogenesis में क्या होता है, oogenesis में जो प्राइमरी oocyte है ये जब डिवाइड करती है तो डिवाइड करके एक ही फंक्शनल oocyte बनाती है, 3 इसमें क्या है, वो डीजेनरेटिंग फॉर्म आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही क्या बनता है, सिंगल oocyte या एग या ओवम हम बोलते हैं बनता है। सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो क्या है कि यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके अंदर आप क्या देखते हो कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो इक्वल डिवीजन करती है, ठीक है। लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता। oogenesis के अंदर जो आप क्या देखते हो कि जो प्राइमरी oocyte है वो अनइक्वल डिवीजन करती है, तो जिससे एक लार्ज और एक स्मॉल सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज सेल तो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte, और ये क्या होती है, पोलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 2 मेजर डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। बाकी और भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये 2 मेजर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। डायग्रामेटिक इसका प्रेजेंटेशन देखिए oogenesis का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। देखो ये हमारे पास क्या है, ओवरी है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है फिब्री रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है एम्पुला है, और बाकी का जो पोर्शन है वो इस्थेमस रीजन है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ओवरी के अंदर हमने ओवरी का जो डायग्रामेटिक व्यू देखा था, तो आपको याद है वहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी फॉलिकल्स देखी थी, वो आगे सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में डेवलप होती है, यानी कि डेवलपिंग फॉलिकल स्टेजेस देखते हैं। फिर हमारे पास मैच्योर फॉलिकल आती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। और फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाती है, रप्चर्ड होके यहाँ पे कुछ रिलीज होता है जिसको हम अभी तक एग फॉर्म कंसिडर करते थे, यहाँ की ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ जो है कि एग के फॉर्म में हमारे तक अभी तक समझ में आएगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होके एग रिलीज कर देता है इन ए सिलोमिक कैविटी, ये जो है वो क्या है, सिलोमिक कैविटी है। और इस सिलोमिक कैविटी से इस एग को ये जो फिब्री होते हैं ये कलेक्ट करते हैं और एम्पुला तक लेके जाते हैं। पीछे से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो उसका जो रेस्टिंग पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और फिर वो आगे कन्वर्ट होता है कार्पस एल्बिकेंस में। ये कैसे और क्या होंगे वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल इस तरह के हमें एक ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी का देखने को मिलता है, राइट। अब आप यहाँ देखो कि oogenesis की फिनोमेना किस तरीके से होती है। देखो जो ये फेजेस है, यानी कि यहाँ अगर हम फेजेस की बात करें इस जगह पे जहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स होती है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज चलता है। और अच्छा, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और जो मियोसिस फर्स्ट का जो फेज है स्टार्टिंग, ये सारा का सारा कहाँ है, एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात चल रही है। यहाँ पे डिप्लॉयड प्रीमोर्डल जर्म सेल्स होती हैं, वो माइटोसिस परफॉर्म करके ऊगोनिया बनाती है और ऊगोनिया आगे फिर डेवलप हो जाती है किसमें, प्राइमरी oocyte में। तो आप देखोगे प्राइमरी oocyte फिर डेवलपिंग फॉलिकल के अंदर बैठी रहती है और फिर वो अपने साइज को ग्रोथ करती है और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में आप देखते हो कि मियोसिस फर्स्ट जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर वो अरेस्ट हो जाता है और कंप्लीट कब होगा, जब
प्यूबर्टी एज आ जाती है। तो आप देखते हो प्राइमरी जो oocyte है उसमें जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो दो अनइक्वल सेल्स बन रही है। एक यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लोइड है, और सेकेंडरी oocyte ही तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल जो रिलीज करती है वो एग नहीं होके क्या होता है, सेकेंडरी oocyte फॉलिकल होती है। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी तो किसमें रह जाती है, यहीं पे प्रेजेंट रहती है, यानी कि हम यहाँ पे बना देते हैं ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये आगे डिवीजन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में बताया, अदरवाइज ये डिजनरेट हो जाती है। तो मियोसिस फर्स्ट, अगर सेकंड, फिर सेकेंडरी जो पोलर सेकेंडरी oocyte होती है वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। ये जो है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte को क्या मिल गए भाई, स्पर्म मिल गए। तो स्पर्म की प्रेजेंस में ये क्या कर देगी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी। इधर जो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी है, मानो उसने भी मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर लिया तो ये कन्वर्ट होगी दो पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके एक तो क्या बनाएगी, ओवम, और एक क्या बनाएगी, पोलर बॉडी। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं 3 पोलर बॉडी हमें देखने को मिलती है। कब, जब फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करे तो, अदरवाइज हम पहली पोलर बॉडी तो ओवरी में, और सेकंड जो पोलर बॉडी है वो फेलोपियन ट्यूब में देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है तब मियोसिस सेकंड भी स्टार्ट हो चुका होता है। तो आप देखोगे इस तरीके से आपके सामने जो oogenesis के फिनोमिना और ओवरी और फेलोपियन ट्यूब की जो फिनोमिना है वो दोनों को को रिलेट करते हुए आपको बताया गया है, ताकि ये चीज़ें, ये बहुत अच्छे से टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ एक और डायग्रामेटिक व्यू हम देखते हैं जो ये फॉलिकल्स है इनके साथ। तो इस फ्लो चार्ट में आपको oogenesis और फॉलिकल डेवलपमेंट दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके बताया हुआ है। देखो, फॉलिकल डेवलपिंग में जो सबसे पहली फॉलिकल होती है वो प्री मॉडल फॉलिकल होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे oogonia क्या कर रही होती है, माइटोसिस करके अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज कर सकती है। फिर प्री मॉडल फॉलिकल जो है वो आगे मैच्योर होती है, ये अर्लियर स्टेज है उसकी, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होती है तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte किस में अरेस्ट हो चुकी है, प्रोफेज फर्स्ट में। ये बिफोर बर्थ से पहले की बात है। चाइल्डहुड टाइम पे ओवरी क्या होती है, इनएक्टिवेटेड फेज में रहती है, तो ये दोनों बैठी हैं। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है और मेनोपोज, यानी कि लास्ट जो हमारा साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन, उसको मेनोपोज बोलते हैं। तो प्यूबर्टी से लेके मेनोपोज तक सारी कंडीशन ऐसे ही चलेगी। जो प्राइमरी oocyte है, अब प्यूबर्टी एज आते ही, अच्छा, वो किस किस फॉर्म में बैठी है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आप टर्सरी फॉलिकल, जिसको आप ग्रोइंग फॉलिकल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, प्राइमरी oocyte की प्रेजेंस है। लेकिन जैसे ही मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफियन फॉलिकल बनती है तो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो एक तो पोलर बॉडी बन चुकी है और एक क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्रस्ट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस सेकंड स्टार्ट करके किस में अरेस्ट हो चुके हैं, मेटाफेज में, और ओव्यूलेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होगी मेटाफेज सेकंड में और ओव्यूलेट हो चुकी है। ठीक है, किस में पहुंच गई, फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में किसकी प्रेजेंस हम दिखाते हैं, स्पर्म की। अब जो सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड है मेटाफेज सेकंड में, उसको क्या मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, तो क्या होगा, मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो कर दी थी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही, लेकिन मेटाफेज सेकंड तक आके वो अरेस्ट हो चुकी होती है और वो ओव्यूलेट हो जाती है। अब जैसे ही उसको एम्पुला के अंदर स्पर्म मिलता है तो वो अपना मियोसिस सेकंड को क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो एग बनता है, और एग बहुत थोड़े टाइम के लिए बनता है क्योंकि इधर स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा होता है। तो जैसे जैसे मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गई इतने में स्पर्म जो है एंटर कर जाएगा, और जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो वो एग बना होगा, एग और स्पर्म फ्यूज होके क्या बन जाता है, जायगोट। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग बनता है, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जायगोट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या बना है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है।
क्योंकि स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर चुका होता है, और एक क्या बनती है, सेकंड पोलर बॉडी, जो कि डेड हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। इधर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर आप देखो यहाँ पे इस तरह की जो आपको फॉलिकल और oogenesis का डेवलपमेंट एक साथ क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो फॉलिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, oogenesis कैसा होता है। तो फॉलिकल डेवलपमेंट में प्री मॉडल, प्राइमरी, फिर ग्रोइंग फॉलिकल, मैचुरेशन फॉलिकल, ओव्यूलेशन, कार्पस ल्यूटियम और एल्बिकेंस। कार्पस ल्यूटियम और एल्बिकेंस की कहानी हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने ओवरऑल oogenesis की फिनोमिना कंप्लीट कर ली। अब अगर हम oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है दोनों फिनोमिना के अंदर। तो आप इन दोनों फिनोमिना यानी कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को ध्यान से देखो तो क्या क्या चीजें आती है। प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना मियोसिस कंप्लीट करती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है मियोसिस सेकंड कंप्लीट किया, स्पर्मेटिड बने। स्पर्मेटिड से स्पर्मिएशन हुआ और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से 4 हमारे पास क्या बन गए, स्पर्म बन गए। लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता। oogenesis के अंदर जो प्राइमरी oocyte है प्यूबर्टी में आते ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती है। मियोसिस फर्स्ट करके एक तो पोलर बॉडी बना देगी और एक क्या बना देगी, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो होती है वो मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो कर देती है, लेकिन कंप्लीट कब करेगी, जब उसमें फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना होगी तब। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना होगी तो इतने में यहाँ पे क्या पहुंच चुका होता है, स्पर्म। स्पर्म के आते ही एक तो सेकंड पोलर बॉडी बन जाता है और एक ooted या ओवम जो बन रहा है इसके अंदर स्पर्म क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एंट्री कर चुका होता है और रिजल्ट की फॉर्म में हमें क्या मिल चुका होता है, जायगोट मिल चुका होता है, ठीक है। और इधर अगर हम देखें जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो या तो डिजेनरेट हो जाएगी या फिर ओवरी के अंदर वो डिवाइड करके 2 नई पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन कर सकती है। तो आप देखते हो यहाँ पे जो है एक oocyte डिवाइड करके एक ओवर 3 पोलर बॉडी, जबकि स्पर्मेटोसाइट में एक स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके 4 फंक्शनल स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती है या स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पे कंप्लीट जो फिनोमिना है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने कंपैरेटिवली देखा, ठीक है। अर्लियर स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डेवलपमेंट, और उसका कंप्लीट जो फिनोमिना है वो प्यूबर्टी एज में होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता। तो अब आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढने की कोशिश करो, खुद से आप डिफरेंसेस लिखो जो अभी तक आपने लेक्चर देखा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले देखो समझो, फिर oogenesis का लेक्चर अच्छे से देखो समझो, देन उन दोनों को कंपैरिजन करते हुए अपना आंसर बनाओ कि क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिफरेंसेस में आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, oogenesis ओवरी में। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट भी टेस्टिस में होता है, एंड भी टेस्टिस में होता है, लेकिन ओवरी में ऐसा नहीं होता। oogenesis स्टार्ट तो ओवरी में होता है लेकिन कंप्लीट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है अगर स्पर्म मिल जाए तो, ठीक है। उसके अलावा मेजर डिफरेंस आपके सामने है ही कि सेल जो होती है प्राइमरी oocyte हो चाहे सेकेंडरी oocyte हो, वो अनइक्वल डिवीजन करते हैं इन oogenesis, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट होती है वो हमेशा इक्वल डिवीजन करती है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे सामने ये भी आता है कि oogenesis के अंदर हमारे पास एक oocyte से केवल एक ही एग या ooted का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जो आपके सामने आएंगे, तो आप इन सारे डिफरेंसेस को लिखो ताकि ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि ये तो वो कंडीशन थी जब हमने देखा कि स्पर्म मिल गया तो क्या हुआ, नहीं मिला तो हमें पता है
जो डिजनरेट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte 2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम बना है, इसका क्या रोल रहता है, ये क्या करता है? तो ओवरऑल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फीमेल के अंदर oogenesis के जस्ट बाद अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता सेकेंडरी oocyte को, तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और वो रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।